जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। और आप सभी लोगों से सबसे पहले विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जो भी भाई पहली बार आ रहा है चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कर दिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग डेली एक एक चैप्टर, दो चैप्टर, जैसे चैप्टर है दो या छोटे है तो तीन भी चैप्टर ले लेते हैं हम लोग, और एक एक दिन करके हम लोग इसको लगभग आज फिजिक्स का, हम लोग भौतिक विज्ञान का तीसरा दिन है और इसमें लगभग पाँचवा या छठवां चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज विद्युत धारा, नाभिकीय भौतिक और दूसरा चैप्टर और इसमें चालकता। इन दोनों तीनों चैप्टरों को आज हम लोग समाप्त करेंगे और एक एक करके धीरे धीरे अब हम लोग लगभग फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का लगभग अंतिम के कगार पर आ गया हम लोग का चैप्टर, और हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पूरे एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आ जाते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए पहला चैप्टर आज का है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का पहला ही क्वेश्चन है आपका हैलोजन लैंप। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। और जिस भाई को कोई भी दिक्कत होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, कह रहा है कि हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। जो हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है किसका बना होता है, तो टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। जब जल रहा है विद्युत बल्ब, उसके तंतु का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो लगभग आपका 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं, देखिए बॉक्स में, ये जो बॉक्स में दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बॉक्स वाला आप अपने आप को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, करा कि बिजली के बल्ब की तुलना में, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करता है। यानी विद्युत बल्ब की तुलना में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करता है। अब इसको एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि विद्युत बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब, विद्युत बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है वो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा से को लेकर के प्रकाश ऊर्जा में ज़्यादा परिवर्तित करता है कौन, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है जो। इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान से आप बना करके इसको रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करा, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है भाई, जो फ्यूज तार लगाए जाते हैं तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक, जो उसका विशेषता होता है कि वो उसका जो वो तार होता है वो प्रतिरोध उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, गलनांक निम्न होगा। ठीक है, वो जल्दी गलेगा नहीं। यदि वो गल जाता है तो आगे आपकी सप्लाई होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही काम होता है फ्यूज तार का। उच्च प्रतिरोधकता होता है उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध ग्रहण कर सकता है वो। यदि वो गल गया तो इसका मतलब कि फिर आगे आपके पास निम्न गलनांक। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे, कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित किया होता है। तो भैया टंगस्टन का, जो बल्ब में जो तंतु लगा रहता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि क्लास में कहीं दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, किसी भी चीज़ की कमी हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इससे हेल्प भी मिल रहा है तब पर भी बताइए, ताकि हमें भी लगे, हमें भी मोटिवेट हो, हम भी मोटिवेट हो कि नहीं हमें जो हम बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है। जो स्टोरेज बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है, तो दिश धारा, जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी, यानी कि दिश धारा, डायरेक्ट करंट, जिसे हम लोग डीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज बैटरी जो चार्ज करने के लिए होती है उसको दिश धारा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। डायनमो जो होता है या बिजली उत्पादक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो डायनमो होता है जनरेटर, यानी कि ये बिजली उत्पादक के प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि डायनमो का कार्य क्या है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। डायनमो का कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत धारा, थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं। चलिए अब देखिएगा, कहा कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। अब देखिएगा यहाँ से कहा कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। कभी बिजली कम आती है यदि अब उस पर हम ज़बरदस्ती कम वोल्टेज की बिजली विद्युत मोटर को चला रहे हैं तो क्या हो जाता है, जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, क्योंकि उसको बिजली ज़्यादा हो जाती है जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी जो वोल्टेज के क्या होता है, विपरीत होता है। इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा यहाँ से। चलिए आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो भैया अभी इसको मैंने बताया जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो किसको बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को। तो इसको देख रहे हैं ना, अभी आपके सामने दो तरह से पूछ लिया। इसका मतलब कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा और इसको नोट्स करके रख लीजिएगा। जो डायनमो होता है और टरबाइन होता है वो विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अगले। कह रहा है कि घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। अभी इसके बारे में पढ़े हम लोग कि जो विद्युत धारा, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो फ्यूज तार होते हैं निम्न गलनांक वाले धातुओं से निर्मित होते हैं। कि ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा, जैसे ही अधिक से अधिक वोल्टेज बढ़ता है वो तुरंत ऑटोमेटिक गल जाएगा और आपकी सप्लाई आगे रुक जाएगी नहीं तो फिर आपका हर सामग्री क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसका निम्न गलनांक होता है। ठीक है, इसीलिए उसका निम्न गलनांक किया जाता है कि यदि जैसे मेरा कोई टीवी या फ्रिज या कूलर चल रहा है तो उससे निम्न गलनांक का फ्यूज तार लगाया जाता है कि ये यदि कहीं दिक्कत हो, यदि ज़्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिक गल जाएगा, तो वो जल जाएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा और मेरा जो उपकरण है सब सुरक्षित बचा रहेगा। ठीक है भैया, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि फ्यूज तार में कि जो धातु का प्रयोग होता है, उच्च धातु की, निम्न गलनांक का, उच्च गलनांक का, कई बार तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो निम्न गलनांक इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। जो ट्रांसफार्मर होता है वो
विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के यंत्र को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफायर बोलते हैं। चलिए इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। कहा कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जाम में भी पूछा गया है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और फास्ट हम लोग चलते हैं। कहा कि मानव शरीर में, देखिएगा, कहा कि मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁻6 ओम होता है। कितना होता है भाई? 10�6 ओम। सॉरी। तो मानव शरीर यानी शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10�6 ओम। देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि समान ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होता है में कौन सी गैस भरी होती है? जो ट्यूबलाइट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ साथ पारावाष्प भरा जाता है। कभी आप देखे होंगे जो ट्यूबलाइट फोड़ते हैं तो उसमें से धुएं जैसा निकलता है, पारावाष्प। तो आर्गन के साथ साथ पारावाष्प भी आप उसमें भरा जाता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ पारा और विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। करा कि प्रदीप्त बल्ब, इसको देखिएगा। करा कि प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? यानी कि प्रदीप्त बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियान। प्रदीप्त बल्ब में मरकरी और नियान भरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। जो चांदी होती है विद्युत चालकता इसकी सबसे अधिक होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? तो चांदी होती है भाई, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो पृथ्वी होती है इससे कितना हो भी आवेश लीजिए या दीजिए, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? अब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4, यानी कि उसका 1/4 हो जाएगा। जैसे कोई R प्रतिरोध वाला तार है, उसको पिघला करके उसकी लंबाई को आधा कर रहे हैं, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लंबाई आधी हो रही है तो लंबाई आधी हो रही है तो तार का प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 1/4 लिखा हुआ, R/4 यानी कि R का मतलब कि प्रतिरोध का चौथाई भाग। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। करा कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? संधारित्र का, कैपेसिटर। जैसे इंग्लिश में तो आपको ध्यान रखना होगा, कैपेसिटी का मतलब क्षमता होता है, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर है ये। ठीक है, भंडारित किया जाने का मतलब एकत्रित किया जा रहा है, भंडारित किया जा रहा है। तो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो इंग्लिश में आपको आसान है, कैपेसिटी को यानी कि कैपेसिटर बना दीजिए। ठीक है, तो संधारित्र याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि विभव
क्या निर्धारित करता है? विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव किसको निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे क्या चल रहा है देखिए, कह रहा है किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तापमान बढ़ने से। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट, को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं आगे। किसी को भी कोई दिक्कत होगा भैया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप बताइएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर। अब देखिए ये उल्टा होता है। अभी डायनमो मैंने बताया था, डायनमो और टरबाइन ये क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप यहाँ से इसको भैया रख लीजिएगा अपने दिमाग में, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ कन्फ्यूजन से दूर हटाइएगा। डायनमो और टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनमो एवं विद्युत मोटर। भाई यही है विद्युत चुंबकीय, ठीक है। तो दोनों उदाहरण क्या हो गया? डायनमो एवं विद्युत मोटर हो जाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अब प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रत्यावर्ती धारा का मात्रक अमीटर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर और प्रत्यावर्ती धारा का मात्रक अमीटर, यानी मापने का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य होता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का। जो तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर होता है उसको बनाने के लिए हम तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉपर का जो बनाया जाता है तड़ित चालक यानी कि कॉपर यानी तांबा, उसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। देखिएगा, करा कि विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि दूर दूर कर देते हैं, और जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। विपरीत आवेश के रहेंगे तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। जिस तरह चुंबक होता है कि समान ध्रुव वाले होते हैं तो दूर दूर हटते हैं, और विपरीत ध्रुव वाले होते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। सेम उसी तरह होता है, जो आवेश होता है समान आवेश होगा तो विद्युत धारा से विपरीत हो जाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। यदि विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है ना भैया। चलिए आ जाते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपका क्या बनता है? चालकता। ये भी थोड़ा सा ही है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो अर्धचालक के हैं। किसके हैं? सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण भाई? तो अर्धचालक के हैं, ठीक है। किसके हैं? अर्धचालक के हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि अर्धचालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर अर्धचालकता अधिकतम होती है। किस पे? शून्य ताप पर। शून्य ताप पर अधिकतम होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। जो परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत
प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिएगा भैया, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। अचालक रहेगा तो भाई कहाँ से आवेश प्रवाह सरलता से करेगा, जब सुचालक रहेगा तब तो। अब चलिए चालक पदार्थों के उदाहरण तथा अचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो चालक पदार्थों के उदाहरण होते हैं धातु के। अब धातु के चालक कौन कौन से भाई, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये जो होते हैं धातु के चालक होते हैं। और जो धातु के अचालक होते हैं रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कांच की चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एनोबाइट, चमड़ा, ये अचालक होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, अचालक होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अधिक चालकता। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं। शून्य पारगम्यता, जो शून्य पारगम्यता होता है वही अति चालकता के लक्षण होते हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप पर अति चालक कौन सा है, तो सिरेमिक ऑक्साइड होता है। जो नव आविष्कृत है वो उच्च ताप अति चालक कौन सा है, तो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अगला देखिएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए तो सिलिकॉन है। कौन सा भाई, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो सिलिकॉन है जिससे ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। आगे देखिएगा कह रहा है कि अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। जो अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का प्रयोग करते हैं हम लोग। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डायोड का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि एसी करंट को यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डायोड का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। चालक से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं, इसको समझ लीजिएगा और आगे देखिएगा। देखिएगा कह रहा कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा मुख्य तत्व है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऐसा ऑप्शन देता है। तो यदि चालक की लंबाई में वृद्धि होती है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब पदार्थ कैसा है उसी के हिसाब से उसका प्रतिरोध होगा। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तीसरा फैक्ट हो गया। अब चौथा मुख्य बात क्या है आपका, आगे देखिएगा। कह रहा है कि चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। यानी कि चालक के ताप में वृद्धि होगा तो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होगा। धातु में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। यानी सब मिला जुला करके यदि चालक के ताप में वृद्धि हो रहा है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी।
कह रहा कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है। अब देखिए चुंबक की शक्ति जो होती है वो कहाँ पे अधिक होती है, तो चुंबक के दोनों किनारों पर, जो दोनों किनारे होते हैं वहाँ पे उसकी जो आकर्षण की शक्ति होती है वो अधिक होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करता है, उत्तर एवं दक्षिण। आप कंपास की सुई देखे होंगे, वह उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को संबोधित करता है हमेशा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि देखिए कह रहा सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। यानी कि ऐसा ताप जहाँ पे लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वह क्या होता है, क्यूरी ताप होता है। क्या होता है वो, क्यूरी ताप। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, करा कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, तो चुंबक के मध्य में। देखिए अधिकतम चुंबक के किनारे पर और न्यूनतम चुंबक के मध्य में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा क्या करा कि प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, तो लौह धातु के अयस्क होते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं किसके अयस्क होते हैं, तो लौह धातु के। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा, लटकने की लंबाई पर उसके आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। आगे देखिएगा भाई, आगे क्या करा है क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। जो चुंबकीय यामोत्तर के तल में जो नती सुई होती है वो ऊर्ध्वाधर होगी। किस तरह होगी, एकदम ऊर्ध्वाधर, सीधा सीधा। तड़ित, यानी कि तड़ित का मतलब क्या होता है, आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। जो बिजली, आकाशीय बिजली होती है उससे वृक्षों में भी आग लग जाती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है। यानी कि जब उसका चुंबकीय गुण कब कम होगा, जब ये बहुत अधिक गर्म होते हैं। तो जब वो ज़्यादा गर्म कर दिए जाते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा कि लेंज का नियम किसके अनुरूप है, चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। जो लेंज का नियम है वो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक का कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट। कौन सा अयस्क ऐसा है जो प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट। चलिए आगे देखिएगा, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। सही बात है भाई, जाहिर सी बात है। यदि एक चुंबक लिए आप उसको काट दिए तो जो दो अब काउंटिंग कितनी होगी, 2 की काउंटिंग होगी और दोनों में समान गुण होंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम होते हैं वो किसकी दिशा की ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि जो धारा की दिशा होती है उसी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम की खोज किसने की थी, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। चुंबकीय प्रवाह का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा, इन्होंने ही खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई, थोड़ा सा हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं इसको। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है।
अब भैया अभी हम लोग फ्यूज तार के बारे में पढ़े हैं। जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अभी मैंने बताया कि ना फ्यूज तार का जो फ्यूज में जो तार लगाया जाता है निम्न गलनांक का होता है। जब वो गल जाएगा तो आगे की परिपथ टूट जाएगी और मेरा आगे का उपकरण क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है भैया। तो अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। यानी कि जो सबसे अधिक सुचालक होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। और आज लास्ट अंतिम चैप्टर इसका है आपका। अंतिम चैप्टर क्या है भाई, इसको देख लेते हैं हम लोग। नाभिकीय भौतिकी, ये भी एक ही पेज का है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मिनट बस और लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद फिर हम लोग विविध पढ़ लेंगे एक बार में और पूरा का पूरा ये समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे पहले नाभिकीय रिएक्टर में किस जल का प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसको आप दिमाग में बना करके रखिए। देखिए चलिए अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। नाभिकीय रिएक्टर में कौन से जल भरा जाता है, तो भारी जल। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O। अब क्यों भरा जाता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी जल भरा जाता है, तो भारी जल भरा जाता है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। अब क्यों भरा जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भरा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आप दिमाग में बना लेंगे अपने। ठीक है। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया जाता है। अब देखिए रेडियोधर्मी, अगला क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय क्या है, तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। जो रेडियोधर्मी क्षय है और नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से बनाए जा सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। हालांकि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो CD एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, CD एंडरसन ने किया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए आपका थोड़ा सा अटपटांग पढ़ने में भी लग रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है भाई। तो इसको आप लोग दिमाग में एक बार ज़रूर बैठा लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आए तो छूटने न पाए। चलिए कह रहा है कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है। जो तारे होते हैं उसमें अक्षय ऊर्जा होने के क्या कारण हैं, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। किसके कारण से हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तित होता है उसी के वजह से तारों में अक्षय ऊर्जा हो जाते हैं। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है, तो प्लूटोनियम का। किसका, प्लूटोनियम का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है, तो प्लूटोनियम का है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का।
विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा एवं गामा। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं कौन से कण उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा को। चलिए आ जाते हैं आगे। थोड़ा सा वीडियो बस पिछले की अपेक्षा 5 से 7 मिनट ज़्यादा होगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग की टॉपिक जो होगी वो बहुत मजबूत होगी। कहा कि सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य किसके द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा भैया? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे देखिएगा, रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग। अब जो रेडियो सक्रिय तत्व है उनका उपयोग क्या? अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में किया जाता है, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में इत्यादि जगहों पर प्रयोग किया जाता है। किसका? रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया भाई। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट एवं भारी जल का। मेसान की खोज किसने की थी? मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने किया था। ब्रीडर रिएक्टर से आप क्या ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है उसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका यहाँ से। यही है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण। जो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि गामा किरणें के कारण ही वो किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में सबसे नाभिकीय ईंधन सबसे ज़्यादा कौन से पाया जाता है? तो थोरियम। अगला क्वेश्चन, भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। अणु बम का निर्माण डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में। किसमें? आणविक भट्ठी में किया जाता है परमाणु रिएक्टर का प्रयोग। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है भैया? तो आणविक भट्ठी में किया जाता है। कहा कि साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो प्रोटॉन है। कौन सा है भाई? प्रोटॉन है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा कि विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो U-235 यानी कि 235, यूरेनियम 235 जो समस्थानिक है। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। जो प्रथम परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे है? तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में। चलिए आ जाते हैं आगे भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। कहा कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन में परमाणु बम और संलयन में हाइड्रोजन बम। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरौरा। जो नरौरा है
वो भूकंपीय पेटी में स्थित है। नरौरा यानी कि भूकंपीय पेटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। चलिए आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने किया था। चलिए अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख केंद्र। देखिए कह रहा है भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब देखिए तारापुर में, अब ये तारापुर में कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। कितने वाट का है? मेगावाट का, तो 1400 मेगावाट का है। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये 1180 मेगावाट का है। कलपक्कम तमिलनाडु में 440 मेगावाट का है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ये भी 440 मेगावाट का है। तो यहाँ से एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा, तारापुर में, जो तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान कोटा में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में, ये 1140 मेगावाट का है। चलिए आगे देख लेते हैं। काकरापार गुजरात में। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। 880 मेगावाट का है। और कुंडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये 2000 मेगावाट का है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। और आगे ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। वर्ष कह रहा है कि वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। तो भैया अब यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर था। लगभग एक आध चैप्टर और बचा, उसके बाद हम लोग का बचा है विविध। अब विविध और एक चैप्टर उसको जोड़ करके हम लोग का भौतिक विज्ञान का कल अंत कर देंगे, और उसी के साथ हम लोग भौतिक विज्ञान की समाप्ति करके फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।